जय हिंद प्यारे साथियों, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया जीरो में एक बार सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी साथी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोग जो है गणित के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था त्रिभुज, और इसमें हमने अब तक प्रश्नावली 6.2 तक पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। हालांकि इसके पिछले वाला वीडियो लेंदी था और उसमें थोड़ा सा आवाज भी दिक्कत थी, लेकिन अगर आप लोग जो है एयरफोन लगाकर यूज करके इस आवाज को सुनेंगे तो प्रॉपर बातें आपको समझ में आएगी और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीजें एकदम बढ़िया समझ में आने आएगी। आज की इस लेक्चर में हम बच्चे बात करेंगे प्रश्नावली 6.3, जो आपका प्रश्नावली 6.3 वाला सवाल है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और उसकी बेसिक थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है ना? तो हम धीरे धीरे एक करके आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छे से समझते रहे चलेंगे। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और देखते हैं कि प्रश्नावली 6.3 या 6.3 को हल करने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमें जानना है, और इन महत्वपूर्ण बातों को जानने के बाद सवालों को लगाया कैसे जाएगा। ठीक ना? पहले वो बातें हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इसको लगाने के लिए जो प्रश्नावली 6.3 है, इसको लगाने के लिए हमें कुछ प्रमेय पढ़ने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर प्रमेय 6.3 लिखा है, इसके पिछले क्लास में मैंने प्रमेय 6.1 6.2 पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर 6.3 हमें पढ़ना है और इन प्रमेयों के बेस पर हमें प्रश्नावली 6.3 सवाल लगाए जाएंगे। अब इस प्रमेय को समझने के लिए आपको क्लास 9th की चीजें थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे यहां पर मैंने लिखा है सर्वांगसम की शर्तें, मतलब कोई दो आकृति सर्वांगसम तब होगी जब उसमें से कोई इन तीनों में से कोई एक शर्त होगा। यहां पर मैंने लिखा है पहली शर्त लिखिए क्या, यस यस यस। यस का मतलब होता है साइड, साइड होता है और साइड की हिंदी होती है भुजा। तो यहां पर अगर तीनों भुजा बराबर होती है तो इसका मतलब वो सर्वांगसम होगा, दो आकृतियां सर्वांगसम हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि अगर दो साइड पता हो और एक कोण पता हो, एंगल पता हो, ए का मतलब होता है एंगल और साइड का मतलब, एस का मतलब होता है साइड, अर्थात दो भुजा पता हो और एक कोण पता हो, तभी वो आकृतियां सर्वांगसम हो जाती हैं। या फिर आपके पास दो एंगल हो, दो एंगल का मतलब दो कोण हो और एक भुजा हो, तब भी वो आकृतियां सर्वांगसम हो जाती हैं। तो किन्हीं दो आकृतियों को सर्वांगसम होने के लिए हमारे पास इन तीनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त अगर दिख जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो आकृति सर्वांगसम है। और सर्वांगसम का मतलब ये कि जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक त्रिभुज मैंने लिया यहां पर, इसको मैंने ए बी सी नाम दिया, और एक बड़ा त्रिभुज लिया मैंने यहां पर, इसको मैंने कहा पी क्यू और आर लिया। अगर ये दोनों आकृति सर्वांगसम है तो सर्वांगसम को लिखने का क्या तरीका है कि आपका त्रिभुज ए बी सी बराबर के ऊपर ऐसे बनाइएगा तो इसको हम बोलते हैं सर्वांगसम, और त्रिभुज पी क्यू आर, ये जो सिंबल दिख रहा है आपका, इसी सिंबल को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई कि ये आपका सर्वांगसम है। ये सर्वांगसम का सिंबल होता है और इसकी तीन शर्तें हैं जो यहां पर लिखा मैंने। पहली शर्त है कि तीनों भुजा बराबर हो तो तब भी सर्वांगसम हो जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि दो भुजा बराबर हो और एक उनके बीच का कोण बराबर हो, ए मतलब एंगल, तभी सर्वांगसम हो जाएगा। तीसरी शर्त हमारे पास ये है कि दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, तब भी सर्वांगसम हो जाएगा। यहां पर दो कोण बराबर एक भुजा, और भुजा को हम लोग कहते हैं एस। तो ये शर्तें हैं हमारे सर्वांगसम होने की। और सर्वांगसम को लिखने का तरीका ये होता है, जरा देखिए, बराबर के ऊपर ये आकृति बना देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये सर्वांगसम हो गया। ठीक ना? तो दो आकृतियों को सर्वांगसम होने के लिए तीन शर्तें हैं, तीनों में से कोई भी अगर शर्त हमको दिख जाए तो हम कहेंगे मेरे भाई कि वो आकृतियां सर्वांगसम है। ये पूरी बात है। अब देखिए, इसका हमें प्रयोग इस प्रमेय को सिद्ध करने में लगाना पड़ेगा जो कक्षा 10 में है, चैप्टर नंबर 6 का। और इस प्रमेय को पढ़ने के बाद प्रश्नावली 6.3 के सवालों को लगाया जाएगा। तो आइए एक बार प्रमेय को हम लोग पढ़ते हैं और प्रमेय क्या कहता है उसको समझकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रमेय 6.3 है और इस प्रमेय का नाम होता है कोण कोण समरूपता। जो प्रमेय है इसको हम लोग कहते हैं कोण कोण समरूपता। कोण मतलब एंगल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म ये भी होता है क्या, एक कोण है तो एक एंगल, दूसरा कोण है फिर ए, तीसरा है फिर आपके पास ए, मतलब तीनों कोण अगर बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि वो समरूप हो सकता है। समरूप अलग होगा, सर्वांगसम अलग चीजें हैं। मैंने इसको पिछले वाले क्लास में जब चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था त्रिभुज में,
तभी मैंने आपको बता दिया था कि समरूप क्या होता है और सर्वांग सम क्या होता है। मैंने वहां पर डिफाइन किया है, दोनों चीजों को बताया है, परिभाषा सहित बताया है। अब यहां पर हमें प्रमेय के ऊपर ही बात करनी है, और प्रमेय आपका कहता है कोण कोण समरूपता। कोण कोण समरूपता मतलब ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल। ये अब इसका यहां पर मैंने कथन लिखा है कि आखिर ये प्रमेय कहना क्या चाहता है। इस प्रमेय को तो हम लोग कहते हैं भाई कोण कोण समरूपता, लेकिन प्रमेय में क्या खास बात है, क्या कहता है प्रमेय, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए मैं एक बार पढ़ता हूं प्रमेय को। यह कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात का मतलब होता है समानुपाती, यहां पर मैंने लिखा है एक ही अनुपात में मतलब समानुपाती होती है, इसलिए वे त्रिभुज समरूप होते हैं। यह प्रमेय कहता है। देखो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है, ये प्रमेय वगैरह आता है, तो पहली बात तो यह कि आपको ये प्रमेय याद होनी चाहिए, और प्रमेय को सिद्ध करने का या प्रमेय की उत्पत्ति कैसे होती है ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो हम लोग एक बार प्रमेय को फिर से पढ़ करके इस प्रमेय में क्या कहना चाहता है इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, मतलब आपके पास कोई दो त्रिभुज है, बनाता हूं जरा देखिए ध्यान से, हम लोग बनाएंगे। तो मैंने एक त्रिभुज ये ले लिया मेरे भाई, ये त्रिभुज हो गया आपके पास, इसका हम लोग नाम दें ए, यहां पर हो गया बी और सी। ये पहला त्रिभुज ए बी सी है। दूसरा मैंने एक कोई त्रिभुज बड़ा थोड़ा थोड़ा ले लिया, थोड़ा सा मैंने बड़ा ले लिया, यहां पर ऐसे बड़ा कर दे रहा हूं यहां पर। चलिए ये हो गया आपका, इसका नाम दिया जाए पी, इसका नाम यहां पर दिया जाए क्यू, और यहां पर इसका नाम दिया जाए आर। ये मैंने दो त्रिभुज ले लिया। अब कह रहा है क्या कि यदि कह रहा है कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण का मतलब ये कि कोण ए बराबर है कोण पी के, ये कहना चाहता है। उसके बाद कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी जो होगा मेरे भाई वो कोण आर के बराबर है, संगत कोण है। मतलब ए के संगत कोण पी है, बी का संगत कोण क्यू है, और सी का संगत कोण आर है, और ये आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात का मतलब होता है समानुपाती होती हैं, अर्थात ये कि जब इस त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। क्या मतलब कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे में क्यू आर के, बराबर होगा ए सी बटे में पी आर के, ये कहना चाहता है। और हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यह प्रमेय कहना चाहता है, ठीक ना। तो एक बार हम लोग प्रमेय के आधार पे देखते हैं कि क्या क्या हमारे प्रश्न में दिया है और इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो थोड़ा सा मैं जो है यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं कि हमारे सवाल में क्या क्या दिया है। आपके पास दो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, जिसमें कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है। ये चीज लिखता हूं यहां पर, मतलब दिया है, स्टार्ट कर रहा हूं मेरे भाई। लेकिन यहां पर क्या कि दिया है, अब दिया है तो उसको लिखना ही पड़ेगा। क्या दिया है कि आपका कोण ए वो कोण पी के बराबर है, दूसरा कोण बी ये आपका कोण क्यू के बराबर है, और एक आपका कोण सी ये कोण आर के बराबर है। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 1, इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2, और इसका नाम दिया जाए समीकरण नंबर 3। ये तीन समीकरण हमारे पास मिल गए। और ये चीज आपके प्रमेय में कह रहा है कि संगत कोण बराबर है, मतलब ए का संगत कोण पी है, बराबर होगा कोण ए बराबर पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर में कोण आर। ये मैंने लिख दिया है, समीकरण 1 2 3 हमारे पास तैयार है। सिद्ध क्या करना है, देखिए ध्यान से हम लिखेंगे यहां पर क्या कि सिद्ध करना है। इसको मैं मिटा रहा हूं, फिलहाल इसको मिटा रहा हूं, इस चीज को भी मिटा रहा हूं क्योंकि आगे हमें इसका जब यूज होगा तो मैं वहां पर आपको बता दूंगा कि सर्वांगसम की कौन सी शर्त यहां पर लग रही है, ठीक ना। मिटा इस चीज को फिलहाल। तो हमने इस सर्वांगसम की शर्तों को मिटा करके जो हमें सवाल में प्रमेय में कह रहा है उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमसे कह रहा है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, इसको हमें सिद्ध करना है। मतलब हमें ये सिद्ध करना है, लिख रहा हूं यहां पर क्या कि सिद्ध करना है
अब मेरे भाई बढ़िया से देखिएगा कि हमें क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है वो जरा गौर करिएगा कि ए बी बटे में पी क्यू, ये आपसे कह रहा है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर, बी सी बटे में क्यू आर बराबर ए सी बटे में पी आर। क्या मेरे भाई, ए सी बटे में पी आर, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत बढ़िया प्रमेय है, एकदम साफ साफ बोल रहा है कि अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इनके संगत कोण अगर बराबर दिख रहे हैं तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। संगत भुजाएं मतलब ए बी की संगत भुजा पी क्यू है, अनुपात मतलब होता है बटा, तो ए बी बटे में पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे में क्यू आर, बी सी बटे में क्यू आर बराबर होगा ए सी बटे में पी आर, ए सी बटे में पी आर। ये हमें साबित करना है, सिद्ध करना है। देखिए अब इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग प्रमेय पढ़ रहे हैं, और प्रमेय में कोई भी काम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रचनाएं करनी पड़ती हैं। बिना रचनाओं के काम तो होने वाला नहीं है, तो हमें यहां भी रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी, जरा गौर करिएगा। देखिए ध्यान से, हम लोग रचना ये करेंगे कि हम ए बी के बराबर कोई माप लेकर के, ए बी के बराबर, ये तो बड़ा त्रिभुज है आपका, ये वाला ये छोटा त्रिभुज है, तो मैं कह रहा हूं कि ए बी के बराबर मतलब इतना माप लेकर के, ए से बी तक माप लेकर के मैंने इस पर एक बिंदु डी ले लिया। मतलब ये कि ये जो दूरी है वही दूरी मैंने यहां पर ले ली, अर्थात ये एक दूरी मैंने यहां बना दी। सेम वैसे ए सी बराबर दूरी लेकर के मैंने भुजा पी आर पर एक बिंदु ले लिया यहां पर, और इसका नाम दे दिया ई, तो ये दूरी इसके बराबर हो जाएगी इसके। अर्थात ये कि ए बी बराबर मैंने एक पी डी लिया और ए सी बराबर मैंने एक पीई लिया, और इस डीई को हम लोग मिला देते हैं। कुछ ऐसा कहानी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रचना में। क्या लिखेंगे इसमें कि लिखेंगे, इस रचना में लिखेंगे, थोड़ा सा रचना में हमको लिखना ही पड़ेगा रचना में, और रचना में जरा गर्व करिएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि भुजा भुजा ए बी तथा ए सी, ए बी तथा ए सी मतलब जो आपका ए बी है और ए सी है, इन्हीं को ले रहा हूं, ए बी तथा ए सी के बराबर, ए सी तथा ए बी तथा ए सी के बराबर बराबर दो बिंदुएं ऐसे लिखेंगे, दो बिंदुएं डी तथा ई इस प्रकार लिया कि ए बी तथा ए सी बराबर है पी डी और पीई के। इसको आप ये भी लिख सकते हैं क्या कि भुजा पी क्यू तथा पी आर पर दो बिंदुएं डी तथा ई इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर पी डी है और ए सी बराबर पीई है। ऐसे लिख लो, इस चीज को बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से कि भुजा किस पे, एक तो आपका पी क्यू रहेगा, भुजा पी क्यू तथा पी आर पर दो बिंदुएं ऐसे लिखेंगे यहां पर, दो बिंदुएं इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर आपका एडी है, सॉरी ए बी बराबर आपका पीडी है तथा मैं यहां पर ए सी बराबर मैंने पीई कर दिया। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मैंने क्या कहा है कि जो भुजा पी क्यू है, मतलब इस भुजा की बात कर रहा है, पी क्यू तथा भुजा पी आर इस पर बात कर रहा है। इस पर मैंने दो बिंदुएं इस प्रकार है कि डी और ई, दो बिंदुएं डी और ई, थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे मिसप्रिंट हो जाएगा, दो बिंदुएं डी तथा ई लिख लीजिएगा, डी तथा ई इस प्रकार है कि ठीक ना, इस प्रकार है कि ए बी बराबर में आपका पीडी और ए सी बराबर में पीई, ये ले लिया हमने। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दूं, और इसको समीकरण, सॉरी 1 2 3 हो गया था, यहां पर 4 नाम देना पड़ेगा, 4 नाम दिया जाए और इसका 5 नाम दिया जाए। ये कहानी हमारे पास कुछ इस तरह से है। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या क्या कहानी आगे समझने का प्रयास कीजिएगा।
अगर मैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई की बात करता हूं, मतलब ये आपका ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इसमें हम लोग चल रहे हैं, इसमें चल रहे हैं। इस त्रिभुज में क्या देख रहे हैं हम लोग है कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कोण ए कोण पी के बराबर है, पहली बात। दूसरी बात यह कि इसमें ए बी का मान पी डी के बराबर है और ए सी का मान पीई के बराबर है। मतलब दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है। और मैंने आपको सर्वांश में बताया था कि क्या भाई, अगर आपके पास जो है एस एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड, मतलब दो भुजा बराबर दिखाई दे और एक कोण दिखाई दे तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा या दो आकृतियां सर्वांगसम हो जाएंगी, ये कहने का मतलब होता है। तो यहां पर हमको एकदम पूरा क्लियर है। हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई में बात करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान जरा, क्या लिखेंगे यहां पर कि त्रिभुज, लिखेंगे यहां पर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई में बात करेंगे। और इसमें हम देख रहे हैं क्या, इसमें देख क्या रहे हैं हम लोग हैं, देख रहे हैं कि आपका कोण ए कोण पी के बराबर है, समीकरण एक से हमारे पास है ये चीज। कोण ए मेरे भाई आपका कोण पी के बराबर है और ये चीज मैंने कहां से लिखी है, समीकरण एक से हमने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद ए बी बराबर है आपका पीडी के, ए बी बराबर है पीडी के समीकरण 4 से। इसमें यहाँ पर क्या कि ए बी बराबर में हो जाएगा पीडी और ये आपका आएगा कहां से मेरे भाई, समीकरण 4 से, ये सबको पता है। एक और है कि ए सी ये बराबर है पीई के, ए सी बराबर पीई, ये भी लिख लेंगे। ए सी बराबर हो जाएगा पीई और इसको हम लिखेंगे, समीकरण कहां से आया है, ये समीकरण आया है 5 से, तो हम लोग 5 भी कर लेते हैं समीकरण 5 से। अब जरा देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि अगर दो त्रिभुजों में एक कोण बराबर हो और दो भुजा बराबर हो, मतलब यस ए यस सर्वांगसम मिल सकता है, तो आपकी ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं क्या कि इसलिए ध्यान दीजिएगा जरा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी डी ई के। क्यों सर्वांगसम हुआ, क्योंकि इसमें हमें एक कोण और दो भुजा मिली, अर्थात लिखेंगे एस ए एस सी, ये बात कुछ चल रही इस तरह से, है ना। और याद रखिए कि मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था त्रिभुज वाला, तो वहां पर मैंने सर्वांगसम की बातें बताई थी। उसमें मैंने क्या कहा था कि अगर कोई दो आकृति, कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसकी सभी भुजा बराबर और सभी कोण बराबर होते हैं, ये हमने सर्वांगसम बातें कही थी। तो उसी का लॉजिक यहां पर यूज करने जा रहा हूं, ठीक ना। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसकी सभी भुजा बराबर और सभी कोण बराबर होते हैं। किसके किसके, त्रिभुज ए बी सी के और त्रिभुज पी डी के, ये सभी कोण बराबर और सभी भुजा बराबर होते हैं। सर्वांगसम का मतलब ये होता है। लिखना है क्या, इसलिए 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 दोनों त्रिभुज, ऐसे लिखेंगे यहां पर दोनों त्रिभुजों के ऐसे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, दोनों त्रिभुजों के सभी कोण, दोनों त्रिभुजों के सभी कोण बराबर तथा सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी भुजाएं बराबर होंगी। ये प्रमेय का मतलब सर्वांगसम का मतलब निकलता है कि अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसकी त्रिभुज की सभी कोण बराबर और सभी भुजाएं बराबर होंगी, है ना। फिलहाल तो अभी मुझे कोण से मतलब है, कोण से मतलब है, इसका मतलब ये कि आपका कोण ए तो कोण पी के बराबर था ही, जो कोण बी है ये कोण आपका डी के बराबर हो जाएगा और जो कोण सी है वो कोण ई के बराबर हो जाएगा। ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे क्या, जरा गौर करिएगा, हम ये कहेंगे कि जो कोण बी है वो कोण डी के बराबर हो जाएगा और जो कोण आपका सी है वो कोण ई के बराबर हो जाएगा। इसको मैं नाम दूं, समीकरण 5 के बाद ही हो गया 6 और इसको नाम दिया समीकरण बेटा 7। ये 7 समीकरण हमारे पास तो बना है। अब एक चीज हम देख रहे हैं क्या कि आपका जो कोण बी है, कोण बी वो कोण क्यों के बराबर है,
इसका मतलब यहां भी कोण बी कोण डी के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब समीकरण 2 और 6 की बात करेंगे तो कोण बी यहां भी है, कोण बी यहां भी है, तो कोण क्यू और कोण डी भी तो आपस में बराबर हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों समीकरणों का एक पक्ष बराबर है। ये बात हो सकती है। वैसे ही समीकरण 3 और 4 को 7 को जरा देखिए, इसमें कोण सी बराबर कोण ई है और यहां भी कोण सी बराबर में कोण आर है, तो भैया कोण आर बराबर में कोण ई भी हो सकता है ना। लिखेंगे इस चीज को क्या, कि पहले तो ये बात करेंगे कि समीकरण किसकी तुलना करेंगे, समीकरण आप 2 और 6 की तुलना कर रहे हैं, देखेंगे समीकरण 2 और 6 से, समीकरण 2 और 6 से तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा कोण Q का मान कोण D के बराबर, अर्थात ही आएगा कोण Q का मान कोण D के बराबर जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर मैं तुलना इससे करूंगा कोण 3 से, समीकरण 3 से और समीकरण 7 से, तो लिखेंगे यहां पर क्या कि समीकरण 3 और 7 से, समीकरण 3 और 7 से तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, कोण R बराबर में कोण E, मतलब ये आएगा कोण R बराबर में हो जाएगा कोण E। ये हमको कुछ ऐसा मिलने वाला है, ठीक है ना। इससे का मतलब क्या समझे कि जो आपका कोण Q है वो D के बराबर हो गया और कोण R जो है वो E के बराबर हो गया। हम इसका मतलब ये समझें कि अगर कोई दो रेखा समांतर होती है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है और इसको लोग बोलते हैं समांतर संगत कोण बोलते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि ये इसके समांतर है तो ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, ये संगत कोण है। और संगत कोण तभी बराबर होते हैं मेरे भाई जब ये रेखाएं समांतर होती है, और यहां पर ऑलरेडी बराबर है, यहां पर कोण Q कोण D बराबर, कोण R कोण E के बराबर, मैंने यहां पर बातें ला भी दी है। इसका मतलब जब ये आपके कोण बराबर है तो ये संगत कोण है, ये वाला संगत कोण है, ये भी संगत कोण है। संगत कोण तभी बराबर होते हैं जब रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। वैसे ही यहां भी आपका ये समांतर होगा तभी ये कोण बराबर होंगे, संगत कोण है ये, है ना। तो इसका मतलब जब ये बराबर हो गए तो कोण जो रेखा DE है वो QR के समांतर है, ये कहने का मतलब है। किससे समांतर बेटा, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है, संगत कोण है ना। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि जरा गौर करिएगा, चूंकि लिखेंगे डायरेक्टली यहां पर कि आपका जो ये है कौन सा भाई, DE, ये समांतर किसको हो जाएगा, QR के। लिखेंगे यहां पर DE ये समांतर हो जाएगा QR के। क्यों लिखेंगे, क्योंकि संगत कोण से, किससे बेटा, संगत कोण। और संगत कोण अगर बराबर होते हैं मतलब ये कोण इसके बराबर है, मतलब संगत कोण है, ये संगत कोण है, इसका मतलब ये जो DE है वो QR के समांतर हो जाएगा। ये मोटी मोटी बात थी हमारे पास, है ना। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास ये रेखा इसके समांतर है तो हम लोग लगाने वाले यहां पर थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर ये इसके समांतर होती है तो इन भुजाओं का अनुपात, मतलब इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो जाता है, ये थेल्स प्रमेय कहता है। तो हम लोग बात करेंगे त्रिभुज, लेकिन यहां पर डायरेक्टली करते हैं ऐसे कि अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय से हमको क्या मिलने वाला है मेरे भाई, जरा गौर करिएगा। थेल्स प्रमेय से और थेल्स प्रमेय से क्या मिलेगा कि PD बटे में DQ, ये मिलेगा हमारे पास। PD बटे में DQ बराबर में आएगा PE बटे में ER, PE बटे में हो जाएगा ER हमको मिलेगा। अब समस्या हमारे पास एक चीज अभी और है मेरे भाई कि हमें तो एक्चुअली में लाना क्या है, PQ नीचे लाना है और PR लाना है। ये PQ लाना है और PR लाना है, जबकि नीचे आपका DQ दिया है, मतलब ये दूरी केवल दी है। अगर इस दूरी में ये दूरी जुड़ जाती है तो PQ बन जाएगा, और इस दूरी में जो आपका ER दिया है, इस ER में अगर PE जुड़ जाता है तो PR बन जाएगा। इसको जोड़ने के लिए हम लोग याद करते हैं प्रश्नावली 6.2 से पहले मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ाया था आप लोगों को। उसमें हमने क्या किया था कि जब ये अनुपात मिला था, या मतलब ये दूरी मिली थी, तो पूरी दूरी लाने के लिए हमने क्या किया था, पहले इसका व्युत्क्रम करते थे और उसमें दोनों पक्षों में एक को जोड़ते थे। वो प्रक्रिया यहां पर यूज करते हैं। तो यूज करेंगे
तो क्या मिलेगा, पहले कि इसका हम लोग व्युत्क्रम करेंगे। क्या व्युत्क्रम करते हैं, देखिए ध्यान से लिखेंगे यहां पर क्या कि व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, और व्युत्क्रम करेंगे क्या आएगा, हमारे पास आएगा डी क्यू और बटे में आएगा पी डी, बराबर में हो जाएगा ई आर और बटे में आएगा पीई, ये हमको मिलने वाला है। अब दोनों पक्षों में एक एक को जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे मेरे भाई तो हमारे पास क्या आएगा, डी क्यू बटे में हो जाएगा पी डी प्लस 1, बराबर इधर जोड़ेंगे तो आएगा ई आर बटे में हो जाएगा पीई प्लस 1, यहां भी जोड़ दिया मैंने। इस बात को थोड़ा सा मेरे पास लग रहा है स्पेस कम है, मिटाना पड़ सकता है। मैं सोच रहा हूं कि इस वाले पार्ट को मिटा दूं, क्योंकि अब हमारे इसकी आवश्यकता फिलहाल है नहीं। इसको मिटा करके हम लोग थोड़ा सा अभी आगे बढ़ेंगे, या कह लिया जाए कि यहीं पर शायद मेरा हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। थोड़ा देख लेते हैं हम लोग इस चीज को। ये देखिए ध्यान से, यहां से ऐसे थोड़ा सा ही बढ़ा रहा हूं मैं आगे। आप पीडी का इसमें गुणा करेंगे तो पीडी का इसमें गुणा करने के बाद क्या आएगा आपके पास, गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा डी क्यू, सॉरी हाँ डी क्यू हो जाएगा डी क्यू प्लस हो जाएगा आपका पीडी, पीडी और बटे में आपका पीडी थाई, बराबर इसका भी गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा ई आर प्लस हो जाएगा पीई, ये आएगा ई आर प्लस पीई और बटे में हमारे पास आएगा पीई, ये मिलने वाला है मेरे पास। हम देख रहे हैं डी क्यू और पीडी, देखो जरा ध्यान से, डी क्यू और पीडी इन दोनों को यहां पर जोड़ा जा रहा है, और जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो पूरा हमको पी क्यू मिलेगा मेरे भाई। तो हमारे पास क्या आएगा पी क्यू बटा पीडी हो जाएगा, पीडी बराबर क्या मिलेगा, जरा देखिए ध्यान से, ई आर प्लस पीई, मतलब ई आर प्लस पीई, और इन दोनों को यहां पर जोड़ा जा रहा है। जब इसको जोड़ेंगे तो हमको पूरा पी आर मिलेगा, ये मिलेगा, पूरा पी आर मिलेगा। तो ये हमारे पास आएगा क्या, पी आर बटे में हो जाएगा पीई, ये मिलने वाला है। लेकिन मेरे भाई जो पी क्यू है और पी आर है, पी क्यू और पी आर, इसको तो हमें नीचे रखना है। इसका मतलब इसको नीचे लाने के लिए फिर से इसका व्युत्क्रम कर डालो भाई, सिंपल एकदम चीज है। लेकिन यहां पर क्या कि व्युत्क्रम करने पर थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा, व्युत्क्रम करने पर, और व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, पीडी जाएगा ऊपर तो हो जाएगा पीडी बटा पी क्यू, बराबर में क्या आएगा, ये पीई जाएगा ऊपर, पीई और बटे में आएगा पी आर, ये हमको मिलेगा। अब एक काम ये करते हैं, जो पीडी था, पीडी कहां गया मेरे भाई, पीडी ये आपका ए बी के बराबर दिख रहा होगा, है ना, तो यूज कर लेते हैं, यहां पर है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें, यूज कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जरा गौर करिएगा, ये आएगा, या ऐसे लोग पीडी कहां गए, ये भी आपके पास पीडी का मान आपके पास ए बी के बराबर है, तो पीडी की जगह आप ए बी रख लीजिएगा और पीई की जगह आप जो है ए सी रख लीजिएगा, काम बन जाएगा आपका। तो जब रखेंगे तो क्या हमको मिलेगा, देखिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं, पीडी दिया है, पीडी की जगह हम रखेंगे ए बी, ये हमारे पास आएगा ए बी बटा पी क्यू, बराबर में आएगा पीई की जगह हो जाएगा हमारे पास ए सी, ये आएगा ए सी बटा हो जाएगा पी आर, ऐसा कुछ हमको मिलेगा। और ये मान हमने कहां से रखा है, समीकरण 4 और 5 से रखा है। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पर ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, बीच वाला भी नहीं बराबर। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि हम लोग इस पे चल रहे थे, इस पे, वैसे ही अगर आप इस पे और इस पे चलेंगे तो आपका बीसी बटे में क्यू आर ये वाला भी मिल जाएगा, है ना। तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं कि इसी प्रकार, क्योंकि भैया इस पे चल रहे थे केवल, इसलिए इन दोनों का अनुपात मिला, दो का अनुपात मिलता जाएगा। और जब एक साथ मतलब एक करके देखेंगे, जैसे इसको लिया मैंने, तो हमको ए बी बटा पी क्यू बराबर बीसी बटे में क्यू आर मिलेगा। अगर इसको लेते हैं तो हमको ये दोनों मिलेगा, मतलब दोनों मिलेगा तो बराबर तीनों आपस में हो सकते हैं। इसलिए मैं डायरेक्टली यहां पर कर रहा हूं क्या, इसी प्रकार कर रहा हूं डायरेक्ट, इसी प्रकार डायरेक्टली यहां पर कर लिया जाए क्या मेरे भाई, इसी प्रकार आपके पास जाएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा ए सी बटा पी आर,
नहीं नहीं, बीच वाला पहले कर लेते हैं, BC बटा QR और बराबर में हो जाएगा AC बटा PR। ये बात हमको सिद्ध करनी थी जो आपकी आ गई। तो काफी मतलब बेहतरीन प्रमेय है और इसको हल करने का तरीका हर एक बच्चों को आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैं इसी के बाद मिटाने के बाद कुछ और भी बातें हैं जिसको मैं समझाता हूं और फिर हम लोग अगले प्रमेय की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक मेरे भाई, आप इसका बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। मैं मिटा करके अगले प्रमेय की ओर बढ़ता हूं और देखता हूं अगला प्रमेय हमारा क्या कहता है, ठीक है ना। चलिए मिटाता हूं इसको। तो साथियों, हमने जो है प्रमेय 6.3 अभी खत्म किया है और इस प्रमेय को हम लोग कहते हैं कोण कोण समरूपता। अब देखिए यहां पर तीन कोण बराबर होने चाहिए, मतलब ये कि अगर कोई जो है तीन कोण ए का मतलब होता है एंगल, ए का मतलब क्या होता है एंगल, अर्थात ये मैं कह रहा हूं यहां पर कि एंगल एंगल फिर एंगल और इसके बाद जो है आपका एक और आएगा एंगल। अगर तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं, तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा और जब त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसको मैंने प्रमेय 6.3 में बात कर लिया। अच्छा एक चीज और कि अगर तीनों कोण बराबर नहीं होते, किसी हम दो कोण को बराबर दिखा दें, मतलब ये कि अगर तीनों कोण को ना देख करके हम केवल कोई दो कोण बराबर दिखा दें तभी आपका समरूपता बन सकता है। आप लोगों को सर ये कैसे, जब तीनों कोण बराबर हो तब समरूप होता है, दो कोण बराबर हो तब समरूपता कैसे होगा। देखिए जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं ना तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। कैसे मैं बताता हूं, देखो जैसे मान लिया जाए कि आपके पास दो त्रिभुज हैं, चलो भाई इसका नाम दिया जाए A B और ये C हो गया। एक त्रिभुज और कोई ले लो यहां पर, चलिए ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। मैंने कहा कि इसमें दो कोण बराबर हैं, ये वाला कोण X है, ये वाला कोण Y है। अगर ये दोनों कोण बराबर यहां पर है, X है और ये वाला Y है, तो क्या तीसरा कोण भी बराबर होगा। चेक कर लेते हैं इसको। हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज ABC में जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम लगाएंगे यहां पर क्या कि A प्लस B प्लस C ये बराबर 180 होता है। हमको A का मान पता करना है, B का मान X है, C का मान Y है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या X प्लस Y बराबर 180। अगर हम A का मान निकालेंगे तो ये आप इधर भेज देंगे, आएगा 180 अंश माइनस X माइनस Y, ये हमको मिलने वाला है A का मान, मतलब इस कोण का मान हमको ऐसा कुछ मिलेगा। दूसरी बात मैं इसमें बात कर ले रहा हूं कि आपके पास त्रिभुज दिया है PQR, मतलब कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, तीनों कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। तो P और Q दिया है X और Y, लिख लेते हैं यहां पर P प्लस X प्लस Y बराबर हो जाएगा 180। अगर मैं P को निकालूंगा तो इनको आप इधर भेज लीजिए, आएगा 180 अंश माइनस में आएगा X माइनस Y, ये हमको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों त्रिभुजों में केवल दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, उसको हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। कोई दो कोण बराबर बस दिखाओ, तीसरा कोण दिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर तीन कोण बराबर नहीं दिखा पाते हैं तो कम से कम दो कोण बराबर दिखाइए, तभी समरूप हो जाएगा। क्योंकि दो कोण बराबर का मतलब ये कि तीसरा कोण तो बराबर होगा ही, तो उसको दिखाने की क्या जरूरत है। हम लोग जान गए ना कि भाई दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। देख रहे हैं तीनों को, इसका मान बराबर है, जितना मान A का था उतना मान P का भी था। तो ये ध्यान देना है कि तीन कोण बराबर अगर नहीं दिखा पाते हैं तो कम से कम दो कोण बराबर दिखाइए, उससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहां पर दो बातें समझी कि अगर तीनों कोण बराबर हो तब भी समरूप होगा, और अगर तीनों कोण बराबर ना हो, कम से कम दो कोण बराबर हो तभी समरूप हो जाएगा। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो प्यारे भाइयों, हमने जो है प्रमेय 6.3 खत्म करके अब प्रमेय 6.4 की ओर बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और प्रमेय 6.4 में काफी सवाल, थोड़ा सा ये प्रमेय काफी लेंदी है,
लेकिन हम लोग प्रयास करके इसको भी बढ़िया से समझेंगे। और किसी भी साथी को इस प्रमेय में कोई दिक्कत अगर आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। आइए हम लोग टाइम को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं और प्रमेय देखते हैं क्या कहता है। प्रमेय 6.4 है और इस प्रमेय का नाम है भुजा 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 समरूपता। मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होने वाला है। इसके पहले कोण 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 था, तीनों संगत कोण बराबर थे। अब यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने वाला है, ठीक ना। एक बार इसका मैं कथन पढ़ता हूं तो खुद ही क्लियर हो जाएगा क्या कहता है। ये कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, मैंने कहा ना दो भुजाओं के संगत भुजा अनुपात बराबर रहेंगे तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। एकदम ठीक उल्टा यहां पर है, संगत कोण बराबर है और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब अब हमें 3.6.3 का उल्टा यहां पर चलना है। पहले वहां पर संगत कोण बराबर थे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना था। अब संगत भुजाएं का अनुपात बराबर है तो हमें संगत कोण बराबर दिखाने हैं। ये पूरी बात कहना चाहता है। तो एक बार हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं और बनाने के बाद जो कहता है वो देखते हैं, लिखते हैं। देखिए दो त्रिभुज है तो बनाते भैया दो त्रिभुज। एक तो मेरे पास ये बनेगा ABC नाम इसका दिया जाएगा मेरे भाई। चलो इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया C। और एक बड़ा सा त्रिभुज लेना ही पड़ेगा हमको, ये यूं करके ऐसे थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं यहां पर। चलिए इसका नाम हो गया P, इसका नाम हो गया Q, इसका नाम हो गया R। ये हमारे पास ऐसा कुछ है। सवाल में कह रहा है क्या कि एक त्रिभुज की भुजाएं, मतलब इस त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के समानुपाती है, तो मतलब इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। ये आपके प्रमेय में दिया है तो लिख लेता हूं यहां पर कि दिया है मेरे भाई। क्या क्या दिया जरा गौर करेगा। एक तो कहा कि दिया है क्या वो चीज कि AB बटे में P2 ये दे रखा है, अर्थात ये दिया है AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, BC बटे में QR बराबर में आपके पास क्या आएगा AC बटा PR, ये जाएगा AC बटा PR। इसको हम लोग नाम दे समीकरण नंबर 1। ये चीज आपके प्रमेय में दे रखी थी। हमको सिद्ध क्या करना है कि इसके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब ये कोण A बराबर दिखाना है कोण P के, कोण B बराबर दिखाना है कोण किसके Q के, और कोण C बराबर में दिखाना है किसके कोण R के। कोण C बराबर में दिखाना है कोण R, ये दिखाना हमको है। तो लिखते हैं यहां पर है क्या कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण A बराबर कोण P, ये दिखाना है कोण A बराबर कोण P, कामा कोण B बराबर कोण Q, ये दिखाना है कोण B बराबर कोण Q, और एक दिखाना ये भी है कि कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर कोण R, ये हमें दिखाना है। तो भैया फिर से हम वही काम करेंगे जैसे अभी प्रमेय 6.3 में हमने बात की थी, रचना की थी, वही यहां भी काम करेंगे। रचना क्या करेंगे कि AB के बराबर इस भुजा PQ पर ले लेंगे एक कोई बिंदु D ले लेंगे और D इस प्रकार लेंगे कि वो PD जो होगा वो AB के बराबर होगा। उसी तरह PR पर हम कोई बिंदु E ले लेंगे और ये PE ये वाला इस AC के बराबर होगा। ऐसे रचना करेंगे। तो लिखते हैं यहां पर रचना में, थोड़ा देखिए ध्यान से, रचना ये लिखना ही पड़ेगा हमको। रचना क्या कि भुजा PQ तथा PR पर बिंदु E D तथा E इस प्रकार लिया कि, ऐसे लिखेंगे कि भुजा PQ तथा PR पर, भुजा PQ तथा PR पर दो बिंदुएं PR पर D तथा E, ऐसे लिखो डायरेक्ट करो, D तथा E इस प्रकार लिया कि जो PD है वो AB के बराबर है या AB PD के बराबर है। ऐसे कर लिया जाए कि AB ये PD के बराबर है। इसको नाम दे समीकरण नंबर 2, क्योंकि यहां पर एक तो बन गया था।
AC ये PE के बराबर है, मतलब AC यहां पर हो जाएगा PE, और इसको मैंने समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। चलिए ठीक है ना, इतना हमारे पास कुछ कहानी निशानी है। फिर लिखें आप जो है इस D को इस मिला दीजिएगा। लिखेंगे यहां पर क्या कि D को E से मिलाया। ये ऐसी कहानी हमारे पास कुछ है, ठीक है ना, मिलाया। चलिए अब उसके बाद हम इसकी उत्पत्ति करने जा रहे हैं। उत्पत्ति देखिए ध्यान जरा इधर। उत्पत्ति में हम लोग जो है कहां से शुरुआत करेंगे ये ध्यान देना है। उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति में हम लोग PQ और PR पे चल रहे हैं। PQ और PR में सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि इसी पर मैंने बिंदु D लिया है, इस पर बिंदु E लिया है, तो PQ और PR चलेंगे। इसका मतलब यह है कि एक PQ यहां है और एक PR यहां है, तो हमें एक पहला रेशियो लेना है और एक तीसरा रेशियो लेना है। इसकी हम लोग बात करेंगे। तो पहले मैं यही से स्टार्ट हूं, समीकरण 1 से। उत्पत्ति में हम लोग बात करेंगे समीकरण किससे, 1 से। और समीकरण 1 से किसको लेना है, एक आप ये वाला लीजिए और एक आप ये वाला लीजिए। तो आएगा हमारे पास क्या, AB बटा हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा AC बटा हो जाएगा PR मिलेगा, ठीक ना। क्यों मैं लिया हूं पहला और तीसरा, क्योंकि हमें PQ और PR पे चल रहे थे। इस PQ पर बिंदु D लिया गया था, इस PR पर बिंदु E लिया गया था, इसलिए मैंने पहले और तीसरे अनुपात को लिया है। अब देखिए ध्यान से, जो आपका AB है, AB वो PD के बराबर है, और जो AC है वो PE के बराबर है। तो समीकरण 2 और 3 समान रख देते हैं, यहां पर है रखेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला, जरा गौर करेगा। इस AB का मान PD के बराबर है, तो आएगा PD बटा PQ बराबर AC दिख रहा है PE के बराबर, तो हो जाएगा PE बटे में हो जाएगा PR। और लिख दीजिएगा ये मान हमने कहां से रखा है, 2 से और 3 से ये मान हमने रखा है, ठीक ना। अब एक चीज जरा गौर करिए मेरे भाई, आपका PQ और PR है, मतलब पूरी दूरी दे रखी है, PQ और PR है। जब पूरी दूरी दी है तो हमें इसको आधा करने के लिए या कम करने के लिए इसमें घटाएंगे, लेकिन घटाने से पहले ये PQ ऊपर रहना चाहिए, है ना। PQ ऊपर रहना चाहिए। जैसे यहां पर PD दिया है, PD ये दूरी दी है, मुझे DQ चाहिए। तो अगर मैं इस PQ में PD घटा दूं तो DQ मिल जाएगा हमको। उसी प्रकार ER चाहिए, तो ER मतलब चाहिए अगर हमें, तो इस PR में से P घटा दिया जाए तो हमको ER मिल जाएगा। वही काम करने के लिए मैं इसका व्युत्क्रम कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, लिखेंगे यहां पर क्या कि व्युत्क्रम करने पर ये तो हम करते ही आ रहे थे लगभग हर सवालों में। व्युत्क्रम करेंगे तो क्या मिलेगा, PQ जाएगा ऊपर, तो हमारे पास आएगा PQ बटा हो जाएगा PD बराबर PR जाएगा ऊपर, तो आएगा PR बटा हो जाएगा PE, ये मिलेगा। अब इस PQ में जो आपका, इस PQ में PD घटा दूं, PR में PE घटा दूं, तो हमको ये और ये मिलेगा। घटाने के लिए इसमें पहले एक और एक दोनों तरफ घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जैसे ये आएगा, इसलिए PQ बटा आपका PD था, इसमें मैंने एक घटा दिया, 1 - 1 हो गया बराबर। इधर भी वही काम करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास क्या, PR बटा PE, और इसमें घटाना है -1, मतलब दोनों पक्षों में मैं -1 को घटा दिया। देखो, जब दूरी हमें पूरा चाहिए तो जोड़िए, और जब दूरी को कम करना हो तो एक को घटाइए। ये आप लोग अभी पिछले ही प्रमेय में किया था आपने, कि जब दूरी हमें पूरा चाहिए तो एक को आपने जोड़ा था, अब दूरी तो मुझे घटाना ना है, तो घटाने के लिए एक को घटाएंगे इसमें। ये बात ध्यान रखिएगा, यही कहना चाहता हूं मैं। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये आएगा PQ माइनस हो जाएगा PD बटे में PD था आपका बराबर, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा PR माइनस हो जाएगा PE बटे में आपका PE था ही। अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या हमको मिला कि इस PQ में जो आपका PQ था, इसमें मैंने PD घटा दिया, तो DQ बचेगा। लिख लेते हैं इसको क्या कि घटाएंगे तो हमको मिलेगा DQ बटा हो जाएगा PD बराबर PR है। PR में से इस P घटाएंगे तो ER बचेगा, आएगा ER और बटे में हो जाएगा PE, ये मिलने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हम PD को ऊपर कर लें, मतलब इस PD को ऊपर कर लेते हैं और DQ को नीचे कर लेते हैं, व्युत्क्रम करेंगे इसका थोड़ा सा। तो
अभी समझ आएगा क्या यहां बन रहा है। देखो जरा ध्यान से लिखेंगे यहां पर क्या कि व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, और जब व्युत्क्रम करेंगे मेरे भाई तो क्या बनेगा, पीडी जाएगा ऊपर, आएगा पी डी बटा डी क्यू बराबर में पीई जाएगा ऊपर, पीई बटा ई आर, ये हमको मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। अब देखिए ध्यान से यहां पर क्या कि पीडी बटे में डी क्यू, पीडी बटे में डी क्यू है बराबर है पीई बटे में ई आर, पीई बटे में ई आर, मतलब इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है। तो हम ये थेल्स प्रमेय का विलोम जानते हैं कि अगर त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये वाली रेखा इसके समांतर होती है, ये थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। तो यहां पर हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम लगाने वाले हैं, लेकिन यहां पर क्या कि अतः थेल्स प्रमेय के, अतः करके, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ऐसे यहां लिख रहा हूं विलोम से, चलो एक साथ हो जाएगा विलोम से, क्या मिलेगा हमको तब, जो डीई है वो क्यू आर के बराबर समांतर हो जाएगा, अर्थात डीई ये समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के, है ना। और एक बात बताया था मैंने कि अगर कोई दो रेखा समांतर होती है तो यहां पर जो कोण बनता है ये कोण और ये कोण होता है संगत कोण। वैसे ही यहां पर ये रेखा समांतर है तो भैया ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, और ये दोनों कोण संगत कोण होंगे। तो डी कोण क्यू बराबर और कोण ई कोण आर के बराबर, ये कह सकते हैं हम लोग हैं क्या कि कोण डी ये बराबर है किसके, कोण क्यू के, और कोण ई ये बराबर है किसके, कोण आर के। इसको हम लोग कह दें 3 तक बना था, इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 4 और इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 5। यहां तक बातें क्लियर होगी होंगी शायद। अब उसके बाद हमें मेरे भाई क्या करना, जरा गौर करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यही तो हमें समझना था। अब देखिए ध्यान जरा, जो आपका कोण डी कोण क्यू बराबर आ गया और कोण ई कोण आर के बराबर आ गया, इसको समीकरण 4 और 5 मैंने नाम दिया है। हमको क्या देखने को मिल रहा है, जरा गौर करिएगा थोड़ा सा, कि अगर समझिएगा, अगर ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण और ये कोण त्रिभुज पीडीई में है, और ये दोनों कोण आपका त्रिभुज पी क्यू आर में बड़ा त्रिभुज है, अर्थात एक छोटा त्रिभुज है एक बड़ा त्रिभुज है। और मैंने इसके पहले एक प्रमेय पढ़ाया था क्या कि अगर किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो इसका मतलब याद रखो जरा क्या कि अगर एंगल बराबर होता है तो हम ये कहते हैं कि उसके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है ना। क्या हम लोग कहेंगे, जरा गौर करिएगा कि अगर जो है आपका ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये दोनों कोण छोटे त्रिभुज में, ये दोनों कोण आपके बड़े त्रिभुज में है, इसका मतलब दो कोण बराबर है दोनों त्रिभुज के, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों कोण बराबर है, तो इसका मतलब वो त्रिभुज समरूप है ना। यहां पर लिखेंगे यहां पर क्या कि इसलिए जो आपका छोटा त्रिभुज है मतलब पीडीई, ये लिखेंगे त्रिभुज पीडीई ये समरूप है, ये समरूप का सिंबल है, समरूप किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, बड़े त्रिभुज के, क्या हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और ये क्यों समरूप है क्योंकि यहां पर दो कोण बराबर हो गए थे, ये और ये, है ना। अब जरा गौर करिए ध्यान से, यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, समरूप हो गया, समरूप होने का मतलब ये होता है कि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। प्रमेय 6.3 याद करिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अर्थात ये कि पीडी बटे में पीक्यू बराबर होगा पीई बटे में पीआर, छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज की बात हो रही है। तो मैं कहूंगा इसलिए क्या, ध्यान दीजिएगा जरा, इसलिए त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अतः त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यहां लिख रहा हूं बराबर होगा, ये कहना चाहता है मेरे भाई, बराबर होगा, थोड़ा सा नीचे चला गया है। तो बराबर जब होगा तो हमको क्या मिलेगा, मिलेगा पीडी बटे में पीक्यू, ये मिलेगा, क्या मिलेगा हमको बच्चे,
मिलेगा पीडी बटे में मिल जाएगा पी क्यू बराबर डीई बटे में क्यू आर मिल जाएगा, डीई बटे में मिल जाएगा क्यू आर मिल जाएगा, और एक हमको मिलेगा पी बटे में पी आर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? पीई बटे में मिल जाएगा पी आर मिल जाएगा। इतनी कहानी हमने जांच ली। अब देखिए ध्यान से, वैसे तो मुझे एक इसको लेकर आगे बढ़ना है और एक इसको आगे लेकर बढ़ना है। इस तीसरी रेशियो की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अभी ऑटोमेटिक समझ जाएगा क्यों मैंने पहले और दूसरे को लिया। ठीक है ना? तो जरा देखिए ध्यान से, मैं पहले और दूसरे को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। ये दिया है पीडी बटे में पी क्यू बराबर आपका दिया है डीई बटे में क्यू आर, ये दिया है। अब देखिए यहां पर आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडी बटे में क्यू पी सॉरी पीडी बटे में पी क्यू बराबर पी बटे में पी आर, इसको मत लीजिए, इन दोनों मत लीजिए क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी कहीं पर आ चुका है। देखो यहाँ पर शायद कुछ ऐसा आया है, ऐसा यहाँ पर हमने यहीं मंगाया था। यहाँ पर देखो ये चीज मंगा दिया है, तो हमें बीच वाला जरूर लेना है। अब बीच वाला चाहे इसके साथ लो चाहे बीच वाला इसके साथ लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना? लेकिन मैंने बीच वाला जो है इसके साथ लिया है, पीडी बटे में पी क्यू के इसके साथ इस बीच वाला लिया है और यहां मैंने लिख दिया इस चीज को। अब देखिए यहां से जो पीडी है, पीडी आपका ए बी के बराबर है, इसको लिख लेते हैं यहां पर है। तो हमारा आएगा क्या, इसलिए आएगा ए बी बटा हो जाएगा पी क्यू, ये पी क्यू मेरे भाई पी क्यू बराबर हो जाएगा डीई बटे में आएगा क्यू आर, और ये मैंने समीकरण किससे उठाया है? समीकरण 2 से उठाया है, जरा गौर करिएगा। ठीक ना? अब मेरे भाई जरा देखिए, जो ए बी बटा पी क्यू बराबर डीई बटे में क्यू आर है, इसको मैं समीकरण नंबर 5 के बाद 6 नाम दे देता हूं। चलो 6 नाम दे दिया मैंने यहां पर। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है कि ए बी बटे में पी क्यू है, जो ए बी बटे में पी क्यू है, ये वाली बात उठा रहा हूं, ये वाली ए बी बटे में पी क्यू, इसका मान डी बटे में क्यू आर है। और यहां पर देख रहे हैं क्या कि ए बी बटे में पी क्यू, इसका मान जो है बी सी बटे में क्यू आर के बराबर है। बीच वाला लेना है क्योंकि यहां पर जब मैंने बीच वाला लिया था तो यहां भी अब बीच वाला लिया जाएगा। तो ए बी बटे में पी क्यू का मान बी सी बटे में क्यू आर यहां पर रख देते हैं, सीधे सीधे रखेंगे। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, कोई आवश्यकता नहीं फिलहाल इसकी। ए बी बटे में पी क्यू का मान डायरेक्ट उठा करके ये वाला मान यहां रख दो। जब रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ध्यान जरा क्या आने वाला है मेरे भाई। ये आएगा ए बी बटे में पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर बराबर में हो गया डी ई बटा क्यू आर, और ये मैंने रखा है समीकरण नंबर 1 से, ध्यान देना है। देखिए क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, क्या बचा आपके पास, BC बटा हो जाएगा DE हो जाएगा, ये हमको मिल गया। और इसको मैं नाम दूं समीकरण नंबर जो है 6 नाम देता हूं। चलो 5 के बाद 6 आ गया। अब जरा देखिए ध्यान से, हमको क्या क्या मिल रहा है जरा गौर करना इस चीज का, क्योंकि यही तो हमें सिद्ध करना है। अब मैं थोड़ा सा इधर वाले पार्ट को मिटा करके, ये जो त्रिभुज वगैरह बनाया था मैंने, इसको मिटा करके यहीं पे मैं हल कर रहा हूं। देखिए ध्यान जरा, इसको मिटा रहा हूं मैं। तो हमने इधर वाला पार्ट मिटा दिया क्योंकि अब इसकी आवश्यकता है नहीं, हमें तो सिर्फ ये करना था, और चित्र मैंने मिटा दिया है। अब हमारे पास क्या क्या आ गया जरा देखिए। एक तो हमें देखना ये है कि ए बी बटे में पी डी बराबर पी डी दिया है और ए सी बटे में पी दिया है। हमें थोड़ा सा चित्र की आवश्यकता पड़ेगी, मैं मिटा दिया था फिर भी कोई बात नहीं, यहां बना दे रहा हूं। क्या क्या था हमारे पास, एक तो हमारे पास त्रिभुज था ए, यहां था बी और यहां पर था सी। फिर मैंने एक बड़ा त्रिभुज लिया था ऐसे करके, यहां पर P था, यहां पर Q था और यहां पर R, और ये आपके पास D और ये E था। ऐसा कुछ था हमारे पास। और इसमें हमने देखा था कि जो AB था, AB वो PD बराबर है, मतलब ये वाला बराबर था PD के, और जो AC था, AC वो बराबर था PE के। ये हमारे पास कुछ ऐसा था। अब इन्हीं को लेके चलना है। एक हम लोग देख रहे हैं समीकरण 2 को, 3 को और 6 को। जरा देखिए क्या क्या हमको मिल रहा है, जरा गौर करिएगा। मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख दे रहा हूं, ऐसे डिवाइड कर दे रहा हूं ताकि समझ में आए पूरी बात कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां भी इसको ऐसे डिवाइड कर दे रहा हूं, चलो ठीक है ना, ये पूरी बात है।
अब समीकरण 2, 3 और एक 6 को देखिए क्या क्या हमको मिल रहा है देखने को, जरा देखिए ध्यान से। यहां पर लिखेंगे क्या कि समीकरण जो आपका 2 दिया है, समीकरण 2 में क्या है बेटा, समीकरण 2 से हम देख रहे हैं क्या कि ए बी का मान पी डी के बराबर है। देखिए जरा ध्यान से क्या कि ए बी का मान वो पी डी के बराबर है। उसके बाद मैं समीकरण 3 को देख रहा हूं यहां पर, क्या समीकरण 3 से हमको क्या दिख रहा है कि AC का मान PE के बराबर है। किसको? AC का मान हमको PE के बराबर दिख रहा है। और एक हमको यहां पर दिख रहा है क्या, एक दिख रहा है समीकरण 6 से क्या दिख रहा है मेरे भाई, जरा गौर करना। ये दिख रहा है BC का मान वो DE के बराबर है। अर्थात ये कि तीनों भुजा जो आपका AB है, ये AB वो PD के बराबर, PD बराबर है। AC जो AC है वो PE के बराबर, मैं यहां मिटा दिया सॉरी, ये PE रहेगा। जो आपका AC था, AC वो PE के बराबर है। और जो BC है मतलब ये वाली भुजा DE के बराबर है, DE के बराबर दिख गई। इसका मतलब ये त्रिभुज, ये वाला, ये और ये वाला, तीनों भुजाएं बराबर हैं। और जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है ना, सर्वांगसम होता है। तो इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या, इस चीज को यहां लिख रहा हूं, गौर करना बढ़िया से, अब समझिएगा क्या ध्यान देने वाली बात है यहां पर। इसलिए यही तो समझना है मेरे भाई, इसलिए क्या कि त्रिभुज जो आपका ABC होगा, ABC ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज PDE के, PD और E के। और सर्वांगसम क्यों होगा यहां पर लिख देना इधर साइड में, यस यस यस, क्योंकि तीनों भुजा का मान बराबर है। अब जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर और सभी कोण बराबर। इसका मतलब ये है कि आपका कोण A कोण B के P के बराबर जाएगा। तो हम ये कहेंगे भाई कि कोण A बराबर कोण P के, ये बात हो सकती है। कोण B जो है आपका, ये कोण B वो कोण D के बराबर जाएगा। कोण B वो बराबर जाएगा किसके, कोण D के। और जो कोण C मेरे पास है ये वाला कोण E के बराबर जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब सभी भुजा बराबर सभी कोण, तो भुजा तो यहाँ पर 3 बराबर है, कोण भी बराबर जाएगा आपका। तो हम ये कहेंगे कोण C जो होगा आपका वो कोण R के बराबर होगा, सॉरी कोण R नहीं, कोण E के, कोण E के बराबर होगा। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पर हम देख क्या रहे हैं, हाई तो आपका कोण A बराबर में कोण P था, ये सिद्ध करना था। चलिए ये तो आपका सिद्ध हो गया, कोण A बराबर में कोण P ये हमें सिद्ध करना था, ये हो गया। अब कोण B बराबर में कोण Q लाना है। और देख रहे हैं क्या यहां पर कि जो कोण D है वो कोण Q के बराबर है। तो जहां पर कोण D दिख रहा है वहां पर हम लोग कोण Q रख देते हैं। जब रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इट इंप्लाइज दैट, ये आएगा कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q, ऐसा हमको मिलेगा। और एक चीज ये भी हमें सिद्ध करना था। और कोण E दिख रहे हैं, कोण E कहां गया भाई, कोण E का मान कोण R के बराबर है, तो यहां पे रख दो। ये आएगा हमारे पास क्या, इट इंप्लाइज दैट, ये आएगा कोण C बराबर में कितना, कोण R, ये हमको सिद्ध करना था। देखिए तीनों चीज बराबर आ गया। कोण A बराबर में कोण P यहां पर है, कोण B बराबर में कोण Q ये वाला भी आ गया, कोण C बराबर में कोण R ये वाला भी यहां पर आ गया। और यही आपका पूरा डेरिवेशन है। काफी लेंदी है चीजें, ठीक है ना। तो बढ़िया से समझिएगा, किसी बच्चे को कोई डाउट्स अगर मन में रहेगा तो जरूर पूछेगा, ठीक ना। हमारा काम है बताना भाई आप लोगों को, और हर चीज का समाधान करके प्रयास कीजिएगा, हर चीज को डाउट्स किया जाएगा, डाउट्स को दूर किया जाएगा। तो एक प्रमेय और बचा है, मैं उसको हिंट देता हूं, और उसको जो है हिंट देने के बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर अगले वीडियो में प्रश्नावली 6.3 जो बताया हूं आपको, उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो फटाक दे जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए, इस प्रमेय को, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो प्यारे भाइयों, हमने बड़ी मेहनत के साथ 2 प्रमेय खत्म कर लिया। अब हमारे पास एक तीसरा प्रमेय है, और इस प्रमेय के बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। हाँ, इस प्रमेय को मैं केवल समझाऊंगा, प्रूफ नहीं कराऊंगा मेरे भाई, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। और ये प्रमेय जो है आपका पेपर में अभी तक कभी पूछा भी नहीं गया है। फिर भी जिन साथियों को मन में डाउट्स रहेगा कि सर इस प्रमेय का डेरिवेशन करा दीजिए या इस प्रमेय की उत्पत्ति करा दीजिए, तो मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा, लेकिन आपके कमेंट बॉक्स अगर रहेंगे तो करवाऊंगा, ठीक है ना। तो
आइए एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं कि क्या कहता है और कैसे इस प्रमेय का हमें प्रयोग करके सवाल को लगाने हैं। इसमें सवाल है आपके, है ना, तो पढ़ना जरूरी भाई है। देखिए प्रमेय 6.5 है और इसका नाम है भुजा कोण भुजा, मतलब दो भुजा है और एक कोण है, इसलिए भुजा कोण भुजा समरूपता कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं भाई कि आपका यस ए यस, एस का मतलब साइड, एस का मतलब साइड और ए का मतलब एंगल, दो भुजा एक कोण की बात हो रही है यहां पर है। तो एक बार हम लोग इस प्रमेय को पढ़ते हैं। ये कहता है, इसका कथन क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, यहां पर मैंने एक नहीं लिखा है, एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होती है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, बस समझो। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास दो त्रिभुज, एक का नाम दिया मैंने ए, फिर बी और यहां पर सी, और दूसरा त्रिभुज मैंने यहां पर नाम दिया, उसका नाम दिया पी क्यू आर, पी क्यू और आर नाम दिया। कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण, मतलब एक कोण मैंने ये लिया यहां पर, एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है। तो फिर कह रहा है क्या कि इन कोणों के अंतर्गत, मतलब ये कोण किन किन भुजाओं के वजह से बना है, एक आपका ए बी की वजह से और एक आपका ए सी वजह से। इसमें मैं बात करूं पी, तो आपका पी क्यू और एक पी आई की वजह से बना है, तो उनका जो अनुपात होता है वो समानुपाती होता है। अर्थात ये कि हमारे पास ये आएगा कि एक कोण ए बराबर में आपका कोण पी है, और अगर ए बी बटे में पी क्यू समानुपाती है ना, तो हमारे पास आएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर आपका ए सी बटा हो जाएगा पी आर। अगर ऐसा कुछ हमको दिखाई दे कि भैया एक कोण बराबर हो और दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये कहना चाहता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये इसके अनुपात इसके साथ ये वाला अनुपात बराबर होना चाहिए, तो इसको हम लोग ये भी कहते हैं एस ए एस, दो भुजाओं का अनुपात बराबर और एक कोण बराबर हो, ये पूरी बात है। तो यही तक था ये प्रमेय। अब जिस बच्चे का ये मन में डाउट्स रहेगा सर इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसको प्रूफ करा दूंगा। अब आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, सुनिए देखना। हमने सीखा क्या कि आपके पास कोई तीन कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज समरूप होता है। तीन कोण अगर बराबर नहीं हो पाते हैं तो कम से कम दो कोण बराबर हो तभी त्रिभुज समरूप होगा। दूसरा हमने ये समझा कि एस एस एस, अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तभी त्रिभुज समरूप होगा। उसके बाद हम एक और समझे हम लोग एस ए एस, ये चीज, एक तो आपका ये वाला वही चीज को हमने मॉडिफाई किया, ये बना। सेकंड वाला ये वाला मैंने पढ़ा, थर्ड वाला हमने ये पढ़ा, तीन चीज हमने पढ़ी और इन तीनों के बेस पर प्रश्नावली 6.3 के सवाल को लगाया जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और प्रश्नावली के ऊपर बात करेंगे। पहले उदाहरण लगाएंगे फिर धीरे धीरे प्रश्नावली के ऊपर चलेंगे। तो ये अगली वीडियो पर बात होगी क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो चुका है और हम लोग इसको छोटा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हो जाता है भाई, क्या किया जाए। तो चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक सभी साथी अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।